अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जिनका इंग्लिश में नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी सरकार को निर्देश देने वाले तत्व। संविधान के भाग 4 में ये परीक्षा में पूछ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं। ये वे आदर्श हैं जो समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण हेतु पूरे किए जाने चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी, जिससे देश का संपूर्ण विकास होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी बाध्यकारी नहीं है। इन्हें क्रियान्वित करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। नीति निर्देशक तत्वों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ आदर्श, विशेष तौर से आर्थिक, जिनकी प्राप्ति हेतु राज्य को प्रयत्न करने चाहिए। राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका को कुछ निर्देश कि राज्य अपनी विधायी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे। नागरिकों को कुछ अधिकार जो यद्यपि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य उन्हें अपनी नीतियों के द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। राज्य का ये दायित्व होगा कि वह इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को लोक प्रशासन एवं नीतियों के निर्माण में लागू करे। ये सभी तत्व देश में आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, जिसकी प्राप्ति संविधान की उद्देशिका में भी लक्षित की गई, यानी सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय बताइए ना प्रस्तावना में। वो प्रस्तावना में न्याय है वो नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देती है। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को अनुप्रमाणित करने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं उसका संरक्षण कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति का संचालन निम्न को सुनिश्चित करने हेतु करेगा। सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। धन और उत्पादन के संसाधनों को सर्वसाधारण के अहित में कुछ हाथों में संकेंद्रण नहीं हो, यानी जो धन और संपदा के साधन है वो सर्वसाधारण के लिए हो, कुछ हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए, निजीकरण के खिलाफ ही हो। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, ये परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो 39 थर्ड में ये बात है। पुरुष एवं स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा उन्हें आर्थिक रूप से विवश होकर अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल रोजगारों में न जाना पड़े। बालकों एवं अल्पसंख्यक व्यक्तियों की शोषण और नैतिक तथा आर्थिक परिरक्षण की रक्षा की जाए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का ये बहुत सी परीक्षाओं में आ चुका है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कौन से नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 39 क राज्य सभी नागरिकों को समान विधिक न्याय सुलभ कराने एवं आर्थिक एवं अन्य निर्योग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए
के मद्देनजर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा। ये ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसकी अवधारणा रखी थी। तो ग्राम पंचायतों का गठन है महात्मा गांधी की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 40 में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। या ये पूछ ले कि गांधी जी की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की अवधारणा किस में परिलक्षित होती है, तो ग्राम पंचायतों में परिलक्षित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अंतर नागरिकों को काम पाने व शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी एवं उचित कार्य दशाओं को सुनिश्चित करने एवं ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा। समस्त भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 का भी विवादित मुद्दा है, और इसमें जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उसने वादा किया था कि हम एक समान नागरिक संहिता बनाएंगे, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें अलग नियम बने हैं, जम्मू कश्मीर में अलग है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में काफ़ी हद तक उनमें समान नियम बनाने की बात हो चुकी है। 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि एवं उनकी सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण करेगा। राज्य नागरिकों के पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य को पूरा करते हुए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और औषधियों को औषधीय प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजनों में उपभोग करने को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने एवं दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने और उनके वध पर रोक लगाने हेतु कदम उठाएगा। शासन पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक, ऐतिहासिक, अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का उचित संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। संविधान में उल्लेखित उक्त सभी निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्राप्ति में सहायक। अब देखिए, ये बातें तो सब हो चुकी हैं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। अब आपके ये समझ में आना चाहिए कि इस हेतु सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार अनेक ऐसी योजनाएं लागू कर रखी है जिसके द्वारा लोक कल्याण की स्थापना हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। बहुत सारी योजनाएं जिनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
इसके अंतर्गत जो बीपीएल परिवार हैं या कमज़ोर वर्ग हैं उनको बहुत कम दरों पर, जैसे 1-2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूँ उपलब्ध होता है, चीनी उपलब्ध होती है, केरोसिन उपलब्ध होता है और अन्य चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं, जैसे रोजगार से जुड़ी मनरेगा योजना है, छात्रवृत्ति स्कीम्स हैं, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सीएम स्कॉलरशिप है, सामाजिक न्याय अधिकारिता की स्कॉलरशिप है, लड़कियों के लिए काली बाई है, देवनारायण योजना है और कई तरह की योजनाएं जो लोक कल्याण का रास्ता प्रशस्त करती हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो आप देखते होंगे, किसान कल्याण योजना है, कृषक कार्ड योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, भामाशाह है और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा लोक कल्याण के कार्य की सिद्धि होती है और वो सब नीति निर्देशक तत्वों के ही पार्ट। और सरकार जितना अधिक लोक कल्याण के कार्य करती है, जनता का विश्वास उस पर उतना ही ज़्यादा बनता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये योजनाएं हैं लोक कल्याण की, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापना के प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, यानी उनका इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो पाया। तो इम्प्लीमेंट की बात करें तो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी हुआ है, लेकिन ऐसी कुछ बाधाएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, एक कर्मण्यता है, भाई भतीजावाद है, स्वार्थवाद है और उपभोक्तावादी संस्कृति। ये सब कारण हैं जिनके कारण ये योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं और एक जो ज़रूरतमंद आदमी है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उस तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। तो इनके सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब इस वीडियो के साथ मैं एक पीडीएफ भी सेंड करूंगा जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और आप उनका अध्ययन करना, तो उसके आधार पर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। धन्यवाद।